बाबू अब आवाज आ रही है तुम लोगों को? ऑनलाइन माने पुरानी? यानी अगर आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे पे। आ रही है जी आवाज? कैसन है भाई आप सब? हाँ भाई, मैंने कहा था याद करने को। किए हो याद? पूछ लूं भाई? चलें जी, पूछ लेते हैं। मुस्तफा, तूने क्या बोलते हैं वो पुरानी क्लासेस ली? तुझे मैंने कहा था शुरू से सुनना तूने, ताकि एक लिंकेज बन जाए। और व्हाट अबाउट रिपोर्ट जो मैं आज करवा रहा हूँ? ये रिपोर्ट की क्लासेस ली हैं तुमने? क्योंकि आज मैंने उसका कनेक्शन बनाना है। हाँ मुस्तफा, बस बेहतरीन है। मतलब रिपोर्ट की तुमने पहली क्लास ली, फिर हमने जो ओपिनियन डिसाइड करने वाली कल क्लास थी वो भी ली है तुमने, और फिर आज ले रहे हो। ऐसा ही है मुस्तफा? अगर ऐसा है तो फिर सीन ऑन है तुम्हारा। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, अब कुछ चीजें रह गई थी उसके अंदर, उस चीज को खत्म करते हैं, पर पहले हल्का फुल्का रिवीजन। रिवीजन से पहले जल्दी जल्दी से तिलावत कर ले छोटी सी। हाँ। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिकल ले रहे हैं बिल्कुल, मुस्तफ़ा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, कल हमने अपने ओपिनियन की कुछ चीजें खत्म की थी। मैंने कहा था हल्की फुल्की चीजें रह गई हैं, वो मैंने आज करवानी है, और फिर आज हम सवालों पे उतर जाएंगे। सही है, याद करने के लिए मैंने दिया था। आज उसका कनेक्शन भी बनाएंगे। आज पहले अगर कोई रटे वाला सवाल आता है वो भी दिखा दूंगा, और कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल आता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। सही है भाई? एक तो मैं सेट अलग से दूंगा जिसपे तुम्हें सो जाना है, सवाल करते करते मर जाना है। जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें सवाल सॉल्व करने की तमीज आएगी। सही है जी? तो ऑडिट इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन एंड रिटन प्रैक्टिस। मेमोराइजेशन है, रिटन प्रैक्टिस नहीं है, फेल हो जाओगे। मैंने तुम्हें बताया, शरण कुमार जो भी कैफ क्वालिफाई हुआ है, 5 अटेम्प्ट्स इन ऑडिट ओनली। याद करता था, लिखता नहीं था, फेल। एक अटेम्प्ट में लिखा, याद नहीं किया, फेल। यही अप्रोच बार बार चल रही थी। सही है ना? तो दोनों चीजें करनी है, याद भी करना है और लिखना भी है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा दुख देता ना ये पेपर, तुम्हारी सोच है। तो ऐसे बनो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाइए। सही है जी? चलिए जी। मैंने आपको ये बताया था कि भाई बिफोर डिसाइडिंग एन ओपिनियन यू हैव टू कंसिडर 3 थिंग्स। या तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया पप्पू, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? अनमॉडिफाइड। बस हाँ, अभी हमने ये सीखा हुआ है। अच्छा जी, अगर मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है तो डायरेक्टली ओपिनियन पे जंप करूं? नहीं, अब देखूंगा इमटेरियल है, मटेरियल है, या परवेजिव है। वेरी गुड सर। अच्छा, मुझे इतना पता है, अगर मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है और वो इमटेरियल नेचर की है, तो क्या मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा या अनमॉडिफाइड? अनमॉडिफाइड। वेरी गुड। मेरी सीक्वेंस में मैंने तुम्हें पहले बताया मिस स्टेटमेंट कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। पहली, सिंपल, यू सोचो, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर। तीसरा, क्लासिफिकेशन है। सही है भाई? चलें जी, अब मुझे एक और बात बता दो। फिर मैंने कहा कि भाई जो आपकी स्कोप लिमिटेशन होती है वो भी तो 3 तरीके की होती है। पहली, बियॉन्ड दी एंटिटीज कंट्रोल, यानी एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया जानी, ये लोग अपनी शेयर। एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। चलें जी, एक और चीज मुझे बताएं। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ वर्क, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने नेचर ऐसा है काम का, टाइमिंग ऐसी है कि मैं अब एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज है, इम्पोज बाय द मैनेजमेंट। वेरी गुड। मैनेजमेंट कह रही है कि भाई बाबू कर लो, कुछ भी कर सकते हो, तो सही है, नहीं दे रही। ओके जी, सुनना, स्कोप लिमिटेशन। फिर मुझे एक बात बताओ, दोनों चीजों के अंदर अगर
मटेरियल नेचर का है तो पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू सही कर लो, नहीं मानता दो शार्प गवर्नेंस, फिर भी नहीं मानता मॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसा ही भाई मॉडिफाइड ओपिनियन। फिर कल हमने सीखा था इमटेरियल क्या होता है, जो मटेरियल नहीं होता, सीधी सीधी बात है सर, जो मटेरियल नहीं होता। अच्छा फिर एक मिस स्टेटमेंट को आप मटेरियल तब कंसिडर करेंगे जब वो शेयर होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, जो डिसीजन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा ही है भाई। अच्छा फिर सुनना मेरी बात, मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी मटेरियल होती है, कलेक्टिवली भी हो सकती है, एग्रीगेट भी हो सकती है। ऐसा ही है भाई, ये हमें बड़ा याद रखना सुकून से, इसको हमने अप्लाई भी किया था कल, पूरा एक चीज बताई थी तुम्हें। अच्छा इसके बाद क्या मटीरियलिटी डिपेंड करेगी साइज और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट पे, ऐसा ही हमने ये भी देखा था। फिर मैंने कहा था सर फिर ये बला कौन सी है परवेजिव, क्या मटेरियल भी एक मसला था? और ये परवेजिव उससे बड़ा मसला है। अच्छा जी, फिर परवेजिवनेस की डेफिनेशन थी, एक आइटम को तुम परवेजिव तब मानोगे जब उसका इंपैक्ट कन्फाइंड नहीं हो सिंगल एलिमेंट पर फैला हुआ हो, एक से ज्यादा लाइन आइटम पे। ऐसा ही है भाई। चलिए जी, फिर मैंने कहा था इफ सो कन्फाइंड तो पूरे फाइनेंशियल्स का मेजर पोर्शन हो। अच्छा फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा डिस्क्लोजर हो जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे? ऐसा ही है। तो सर हमने वो किया था ना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला मंजन, ऐसा ही गोइंग कंसर्न के मसले आ गए, ये सारी चीजें ही हमने एग्जांपल्स दी थी मैंने। फिर मैंने कहा था आज मैं तुम्हें और आगे लेके जाऊंगा, कनेक्ट करूंगा कुछ चीजों से, अब देखना यार। आगे भाई आप लोगों ने कॉपी ऑलरेडी किया हुआ है, अब खाली आपने फॉलो करनी है चीजें। भाई स्क्रीन आ गई सबके पास, पहले ऑनलाइन वालों ये बता दें। पप्पू स्क्रीन आ गई है? ओके जी। मुस्तफा एक और बात बता दो, सॉरी यार मैं क्लास रोक रहा हूँ एक मिनट के लिए। मुस्तफा एक और बात बताओ, मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा था कॉपी करने के लिए, तुमने भी वो कॉपी किया है इंक्लूडिंग जो भी रिफ्रेशर वाला है, या नहीं किया मुस्तफा? कॉपी किया हुआ है वो? बस सारे नोट्स कॉपी करने हैं और उसके ऊपर ही लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, सही है? क्योंकि एग्जाम टाइम पे बाकी पेपर्स भी होंगे, मसला होता है रिवीजन इससे होगा, याद अपने नोट से होगा, सही है? रिवीजन के लिए यही चीज है। अच्छा जी, सुनना मेरी बात फोकस के साथ, मुझे अपने ओपिनियन को डिसाइड करना है। अगर सीधा सीधा बात कहूं, सीधी सीधी, अगर मुझे ओपिनियन डिसाइड करना है और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, सही है भाई। अच्छा अगर या तो मिस स्टेटमेंट है या तो स्कोप लिमिटेशन है, तो मुझे देखना है इमटेरियल है तो मेरा कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इसको इसको एक और चीज लिखो, इसको मैं ये भी कहता हूँ क्लीन रिपोर्ट। लिखो, इसको मैं एक और चीज कहता हूँ क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का मतलब ये है कि साफ सुथरी शफाफ बिल्कुल सही है सब, ऐसा ही है भाई। अगर मिस स्टेटमेंट है और वो किस नेचर की है? मटेरियल नेचर की है, तो आपको ये पता है ना मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा, पर उस मॉडिफाइड ओपिनियन को मैं नाम दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा तो फिर एक और मुझे बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मिस स्टेटमेंट है इमटेरियल है तो इमटेरियल के मैं तीन नाम दे रहा हूं, क्लीन रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, तीनों लिखो। पहली चीज क्लीन रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड। अच्छा ये अनमॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं होगा, ओपिनियन होगा। हो सकता है यूएम वगैरह आ जाए तो रिपोर्ट तो मॉडिफाई हो सकती है ना, वो तो सिखाया मैंने तुम लोगों को, सही है जी। इमटेरियल में अगर इमटेरियल इमेज स्टेटमेंट तो मैं तीनों के साइमल्टेनियसली यूज हो सकते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड। ऐसा ही है भाई। चलिए जी, इसके बाद अगर मटेरियल है तो मेरा ओपिनियन क्या होगा? क्वालिफाइड। मिस स्टेटमेंट है अगर परवेजिव है तो एडवर्स। अच्छा अब मुझे एक बात बताओगे, प्लीज सुनना, समझने के लिए वो आगे एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, आप लोगों ने लिखा हुआ भी है। अगर मैं कहता हूं कि मिस स्टेटमेंट है और वो मटेरियल थी, तो दैट मींस कि मैं रिपोर्ट को तो मॉडिफाई करूंगा, हाँ या नहीं? मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा नहीं दूंगा?
पर उस मॉडिफाइड ओपिनियन की एक किस्म है, वो है क्वालिफाइड ओपिनियन। देखो मैं कहता हूं 2 तरीके के ओपिनियन होते हैं ब्रॉडर टर्म्स में। कितने तरीके के? साथ बोलना है, 2 तरीके के, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अब मॉडिफाइड ओपिनियन 2 वजह से आता है, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। अच्छा जी, अब मैंने ये बता रहा हूं आपको कि मॉडिफाइड ओपिनियन की भी 2 किस्में हैं। किस किस तरीके के ओपिनियन मॉडिफाई होते हैं? एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक होता है एडवर्स ओपिनियन। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूं, अगर सवाल आ जाए भाई, सवाल में तो अंग्रेजी में घुमाएगा तुम्हें वो, सवाल में तुम्हें बोले कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, नहीं तुम बोलोगे क्वालिफाइड और एडवर्स, हाँ या नहीं? क्या बोलोगे, क्वालिफाइड और एडवर्स? सवाल यूं भी पूछ सकता है, व्हेन मॉडिफाइड ओपिनियन इज गिवन, when there is a misstatement and the misstatement is material or pervasive। जैसे सवाल पूछे वैसा आंसर दो, सही है ना? सवाल की रिक्वायरमेंट को पिक करना हो, ये तमीज मुझे तब आएगी जब मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ओपिनियन की ब्रॉडर टर्म्स है 2, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन को असल में आयजा की जबान में मैं क्लीन रिपोर्ट भी कहता हूं, क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी और अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी है। सही है भाई। अच्छा जी, फिर एक और चीज, मैंने कहा मॉडिफाइड ओपिनियन की भी 2 किस्में हैं। पहली किस्म क्वालिफाइड, दूसरी एडवर्स ड्यू टू मिसस्टेटमेंट। सही है भाई, ड्यू टू मिसस्टेटमेंट। अच्छा जी, अब मैं अगर आपको कहूं सवाल के अंदर एक गलती मिली तुम्हें, कोई भी एरर मिला कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ XYZ, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट तुम कंपेयर करोगे मटीरियलिटी से, वो उससे एक्सीड कर गई, तो क्या वो मटीरियल है? हाँ या नहीं? क्वालिफाई मटीरियलिटी से ऊपर गई है ना, पूरे फाइनेंशियल्स का मेजर चंक नहीं है, मटीरियलिटी से ऊपर गई है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो मटीरियल कंसिडर करोगे? अच्छा, अगर वो मटीरियल कंसिडर करोगे तो कौन सा ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। ऐसा ही है भाई। चलिए, यानी अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे, पर उस मॉडिफाइड ओपिनियन में भी स्पेसिफिक नाम बोलोगे, कौन सा? क्वालिफाइड ओपिनियन। ये बात समझ आती? चलो एक और चीज, मेरी वाली एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, डेप्रिसिएशन बुक ही नहीं किया, COGS भी गलत, इन्वेंट्री भी गलत, पीबी गलत। डू यू थिंक दैट ये मतलब परवेजिव है? अच्छा, परवेजिव है तो कौन सा ओपिनियन? पहले मेरे को बोलो मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन में भी कौन सा? एडवर्स। सबसे खतरनाक कौन सा होगा इन दोनों में से? एडवर्स। यानी अब एक और बात सीखें, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग मेरे ख्याल से ज्यादा खतरनाक होगी। वेरी गुड। सुनना, ऑडिटर बताएगा ना अपनी रिपोर्ट में, ऐसा ही है भाई, प्लीज सुनना, अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा तो आगे जाके मैं वर्डिंग भी शेयर करूंगा तुमसे। पर क्या ये बात समझ आती है कि अगर एडवर्स ओपिनियन होगा तो ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग ज्यादा खतरनाक होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन होगा तो ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग कम खतरनाक होगी मटेरियल में। ऐसा ही है भाई। चलें जी, इसके बाद स्कोप लिमिटेशन है और वो इममटीरियल है। सुनो, अच्छा स्कोप लिमिटेशन क्या थी, सुनना मेरी बात, मैं बता रहा हूं। एक बैंकिंग कंपनी है, उसकी इन्वेंट्री तो नहीं होती है, इन्वेंट्री मैक्सिमम क्या होगा, ये पेन पेंसिल वगैरह स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या मतलब सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है, तो मेरे ख्याल से इममटीरियल चीज है। अच्छा, अब हुआ ये कोविड लग गया और हम ना इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाए, वो टोटल बिलियन की फिगर में ना 2 लाख रुपए की वो पड़ी हुई है आपके पास स्टेशनरी वगैरह, इममटीरियल है। अच्छा, हालांकि तो स्कोप लिमिटेशन तो थी ना, एविडेंस तो ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, तो अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पाएगा तो क्या रिपोर्ट की ऐसी की तैसी कर दोगे? नहीं सर। अच्छा, क्योंकि वो कौन से नेचर की है? इममटीरियल। चले मैं आपसे पूछता हूँ, इममटीरियल है तो पहले बताओ मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड? अनमॉडिफाइड। और दूसरा नाम क्या होगा? क्लीन रिपोर्ट। तीसरा नाम क्या होगा? अनक्वालिफाइड। वेरी गुड सर, देखें ये रहा अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। ऐसा ही है भाई, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड, क्लीन, ये कह लो बातें सेम है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर वो स्कोप लिमिटेशन, सर डिस्क्लेमर एंड परवेजिव में क्या फर्क है? करिश्मा भी बता रहा हूं ना, आई नहीं मैं डिस्क्लेमर पे। सही है जी, हाँ भाई, क्वालिफाइड। ऐसा ही है भाई। अच्छा, यानी मैं ये कह सकता हूं तुम्हें समझाने के लिए कि अगर स्कोप लिमिटेशन हो या मिस स्टेटमेंट हो, अगर वो मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। साथ साथ बोलना है, अगर स्कोप लिमिटेशन हो या मिस स्टेटमेंट हो, वो दोनों मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन। सीधे सीधे याद रखो ना ये, हाँ या नहीं? सही बताओ, तुम लोगों ने चार्ट कॉपी किया हुआ जो दिया था उसमें यही आ रहा ना, स्कोप लिमिटेशन है, स्कोप लिमिटेशन है या मिस स्टेटमेंट है, अगर वो मटेरियल है, दोनों में कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। चलें जी, वेरी गुड। अब सुनना इसके बाद,
अगर स्कोप लिमिटेशन परवेजिव है, यानी पूरे फाइनेंशियल्स को ही वेरीफाई नहीं कर पाए, तो क्या ये कन्फाइंड है, सिंगल एलिमेंट पे फैला हुआ है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अब देंगे हम डिस्क्लेमर। अभी करिश्मा ने एक सवाल पूछा कि सर फिर डिस्क्लेमर और परवेजिव में क्या फर्क है, मैं ऊपर ऊपर से भी बताऊंगा, फोकस के साथ सुनना। मिस स्टेटमेंट में आपको गलती पता है, आपने ऑडिट किया है, आपको एविडेंस मिला है, हाँ या नहीं, पहले बताओ। आपको एविडेंस मिला है, जल्दी लिख के बताओ करिश्मा कि आपको एविडेंस मिला, आपको गलती पता है, तभी तो मिस स्टेटमेंट कह रहे हैं उसको। आपको गलती पता है, वो गलती परवेजिव नेचर की है, या तो वो कन्फाइंड है और बहुत बड़ी है, कन्फाइंड नहीं है तो फैली हुई है, ऐसा ही है। उस केस में मैं एडवर्स ओपिनियन देता हूं। अब एडवर्स ओपिनियन में सुनना मेरी बात, हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और वो मैटर नीचे बता देता हूं क्या मसला था, सही है। अच्छा, अब स्कोप लिमिटेशन में क्या होता है, अगर स्कोप लिमिटेशन है और वो परवेजिव नेचर की है, वहां पे मैं ये नहीं कहता ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, वहां मैं बोलूंगा मैंने ऑडिट ही नहीं किया। तो क्या डिस्क्लेमर और परवेजिव इफेक्ट में एडवर्स में फर्क समझ आता है? एडवर्स में क्या बोलूंगा, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, उसमें क्या बोलूंगा, ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, ऐसा ही है भाई, दोनों में फर्क समझ आता है भाई, दोनों का डिफरेंस। चलिए सर, अब एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आपने गोली गोली मुझे बताना है। अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, अनमॉडिफाइड, सही है जी, चलिए ये अनमॉडिफाइड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल है, अनमॉडिफाइड, वेरी गुड सर, अब साथ साथ बोलना, सबने बोलना जी। इसके बाद मैंने कहा मिस स्टेटमेंट है, वो क्या बोलते हैं अपना, परवेजिव है, अब स्पेसिफिक बोलो, एडवर्स ओपिनियन, वेरी गुड सर। इसके बाद स्कोप लिमिटेशन है, इमटेरियल है, क्लीन रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड, ऐसा ही चलें जी। स्कोप लिमिटेशन है, परवेजिव है, डिस्क्लेमर, यानी यू विल से के वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसा ही है भाई, डिस्क्लेम कर दूंगा, डिसोन कर दूंगा। चलें जी, इसके बाद अगर मैं कहता हूं मिस स्टेटमेंट है, परवेजिव है, एडवर्स, यानी मैं कहूंगा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे पता है मसला क्या है, वहां पे मुझे पता नहीं है, इसलिए डिस्क्लेम करता हूं, यहाँ पे बताता हूं मसला क्या है, ऐसा ही है भाई, पक्की बात है, ऑनलाइन में तो समझ आती है ये बात। चलें जी, ये तो हो गया, ये हमने लिख लिया, हम आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग एंड ओपिनियन, तुम्हें पता है फिर सीखा क्या हमने, जो पूरी रिपोर्ट सीखी थी ना, उसके पहले 2 पैराग्राफ, पूरी रिपोर्ट जो सीखी थी उसके 2 पैराग्राफ, मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि बीइंग अ पार्टनर ऑफ फर्म आप कैसे डिसाइड करते हो कौन सा ओपिनियन देना है, सही है जी, सुनना मेरी बात, ड्राफ्टिंग सीखनी है हमने अभी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑल्सो कॉल्ड क्लीन ओपिनियन, ऐसा ही है भाई। अच्छा, इसमें मैं क्या लिखता हूं, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर XYZ एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो, यानी पीएनएल वगैरह सब पे ओपिनियन देता हूं ना, तो मैंने लिखा क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू, लिख के बताओ क्या बोला है मैंने, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, क्या बोला है मैंने, ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, ऐसा है भाई। चलें जी, अच्छा अब ये अगर मैं इसको पीछे से कनेक्ट करूं, क्या अनमॉडिफाइड ओपिनियन मैं 3 सूत्रों में दे सकता हूं, इसे समझा रहा हूं। पहला, सब कुछ सही है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। दूसरा, मिस स्टेटमेंट थी, इमटेरियल थी, वेरी गुड, या स्कोप लिमिटेशन थी, इमटेरियल थी, तो सर तीनों केसेस में मैं ये वाला ओपिनियन दे दूंगा, वेरी गुड सर। इसके बाद मॉडिफाइड और समराइज हुआ, यानी अब मैं आपसे पूछूं मॉडिफाइड ओपिनियन की कितनी किस्में, पहली, ऐसा ही है। चलिए अब इसको और समराइज करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, मॉडिफाइड में क्वालिफाइड देना है, तो क्वालिफिकेशन के लिए 2 चीजें, या तो स्कोप लिमिटेशन हो या मिस स्टेटमेंट पर वो मटेरियल हो, वेरी गुड यार। अच्छा, अगर मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, एडवर्स देना है, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो या फिर मिस स्टेटमेंट हो, वेरी गुड सर, सिर्फ मिस स्टेटमेंट और वो परवेजिव नेचर की हो, भाई ये बात समझ आती है, सिर्फ मिस स्टेटमेंट और परवेजिव नेचर की हो। चलिए जी, अच्छा अगर स्कोप लिमिटेशन है, परवेजिव है, डिस्क्लेमर, ऐसा ही है भाई, ये याद रहेंगी बातें। चलें जी, क्वालिफाइड दे सकता हूं ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, ऐसा ही है भाई।
अब जरा सुनना है तुम लोगों ने। ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूं, तुमने कॉपी भी की हुई है, समझाऊंगा आज। क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, प्लीज फोकस करना यार, वापस से देख लो इधर। मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं किस वजह से? मिस स्टेटमेंट की वजह से। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात पे फोकस करना। मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं किस वजह से? मिस स्टेटमेंट की वजह से, मुझे गलती पता है। अब सुनो, इसमें मैं कहता ये हूं इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। मैं कहता हूं जब मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देता हूं ना, एक चीज सिखा रहा हूं, क्वालिफाइड ओपिनियन में अगर वो मसला मटेरियल भी होता है तो मैं कहता हूं इसके अलावा बाकी सब सही है। सुनना मेरी बात, मैं कहता हूं इसके अलावा बाकी सब सही है। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया वो मटेरियल है तो मैं बोलूंगा कि इस डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी सारी चीजें सही है। तो देखो लिखा हुआ क्या है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, वैसे होता है बेसिस फॉर ओपिनियन। अब उसका नाम क्या हो जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि ऊपर ओपिनियन देता हूं तो उसके बेसिस भी बताता हूं, ऐसा है ना? तो मुझे एक बार बताओ, इसमें लिख के देता है इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड, देखो मैं कह रहा हूं पूरे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, सिर्फ इसके अलावा, ऐसा है? यानी आपने एक चीज की वाट लगा दी, तो अब शेयर होल्डर पड़ेगा, वो खुद देख लेगा कि हाँ भाई ये डेप्रिसिएशन नहीं था तो मेरे प्रॉफिट पे ये इंपैक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट ने अब तक सही नहीं किया। चलिए जी सर। हाँ, देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा बेटा, जब उसके इम्पैक्ट बताता हूँ ना नीचे, अब तुम जब वो देखोगे ना कि बेसिस बताता हूँ मैं, तो बेसिस के अंदर वो कहता है कि आप फाइनेंशियल का इम्पैक्ट भी बताओ, कितने से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, तो शेयर होल्डर देखेगा, बोलेगा ये तो मेरे को फेक प्रॉफिट बताया है, फिर वो उसको माइनस करके चेक करेगा। मैंने कहा था ना 5% की हिट उसको बर्दाश्त नहीं होगी, तो 5% का फेक प्रॉफिट होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट होगा। फेक प्रॉफिट होगा ना तो क्या बुरा नहीं लग रहा उसको? सही है। सुनना मेरी बात, एक और चीज, मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं पर अब क्या गलती की वजह से या स्कोप लिमिटेशन की वजह से? अच्छा, इसमें भी देखना, इन आर ओपिनियन, अब सुनना, अब तुम मुझे डिफरेंस बताना इसमें, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। अच्छा, अभी इनसे भी पूछते हैं। हाँ भाई, क्या फर्क है दोनों की लाइन में? उसमें बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर, नीचे कह रहा है एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। हाँ भाई, क्या फर्क है पॉसिबल का? अच्छा, यानी मैं इसमें ये कहूंगा, अच्छा ये तो ऑडिटर की जजमेंट है ना, तुम डेफिनेशन जाके देखो, दैट इन ऑडिटर जजमेंट आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। ऑडिटर की जजमेंट है, ऑडिटर की क्या है? जजमेंट है। ये सारी चीजें जजमेंट पे, तभी तो मैं कहता हूँ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ऑडिटर जज कर रही है कि उसने एक चीज का ऑडिट नहीं हुआ, एक चीज का एविडेंस नहीं मिला, प्लीज सुनिएगा यार, एक चीज का एविडेंस नहीं मिला उसको, पर जो एविडेंस नहीं मिला उसको ऑडिटर कंसिडर कर रहा है कि वो मटेरियल नेचर का है, इमटेरियल नहीं है। कौन सा नेचर का है? ऑडिटर ये भी सोच सकता था कि ये परवेजिव नेचर का है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऐसा ही है भाई। अब सुनना, एग्जांपल देता हूं, इन्वेंट्री का जो बैलेंस है, प्लीज सुनना यार, इन्वेंट्री का बैलेंस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, सही है, तो मेरा सीधी सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत आएगा, नेट प्रॉफिट भी गलत आएगा, सही है भाई। पर हाँ, अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं कर पाया तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं कर पाया तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? यस और नो? यस सर, स्कोप लिमिटेशन है, क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। ऐसा थोड़ी ना मुझे पता है गलती है उसके अंदर। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि कितने की इन्वेंट्री थी, क्योंकि मैं काउंट ही नहीं कर पाया। पर हाँ, अगर मैंने ओवरऑल उसको असेस किया तो मुझे लगता है ये कि वो इमटेरियल परवेजिव नहीं, मटेरियल नेचर की है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ मटेरियल, पर क्या मुझे वाकई में इफेक्ट पता है कि कितने से इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है? खुद सोच के बताओ, क्या मुझे वाकई में पता है? तो फिर मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स। पॉसिबल इफेक्ट्स का मतलब ये है कि हो सकता है, मुझे ये नहीं पता, सुनना मेरी बात, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, अगर वो मसले पता होते तो उनके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता। अब ऊपर वाला रीड करो, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर,
इसमें मैंने वेरीफाई किया हुआ है कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, इसमें मुझे पता ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है भाई ऑनलाइन वालों? तो उसमें मैं बोलूंगा एक्सेप्ट फॉर द मैटर, यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स। ऐसा भाई समझ आती है बात? अच्छा फिर सुनना, जैसे हम बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन बताएंगे तो दोनों में बेसिस फॉर ओपिनियन लिखूंगा या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन लिखूंगा? वेरी गुड, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अब एक और चीज मुझे बताओगे, पहले वाले केस में जो मिस स्टेटमेंट की वजह से था, तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या आप उसके इफेक्ट्स बताओगे प्रॉफिट पे कितनी हिट आई? हाँ या नहीं? क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हें पता है। और फिर बताओगे कौन से लाइन आइटम में इफेक्ट आया। अच्छा यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, अच्छा सुनना मेरी बात, यहाँ पे आप वो मसला तो बताओगे कि क्या चीज वेरीफाई नहीं की, पर क्या इफेक्ट्स बता पाओगे? क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है, पॉसिबल इफेक्ट्स। हाँ भाई समझ आती है बात? चलें जी, क्लियर हो गया। हम आ गए सर एडवर्स की चौरंगी पे, प्लीज सुनना याद आनी इधर। इधर देखो, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, वो लिख के दे रहा है, बोल रहा है ये एक बड़ा मसला है, तो एडवर्स दे रहा हूं। और एडवर्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो परवेजिव होगा, क्योंकि वो मैटर परवेजिव होगा। तभी देखो अंग्रेजी क्या लिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर द, in our opinion because of the significance of the matter discussed in basis for adverse opinion section of our report, financial statements do not give true and fair view। देखो यार ये बड़ा मसला है, उसमें मैंने कहा था इसके अलावा बाकी सब सही है, इसमें कह रहा हूं कुछ भी सही नहीं है। ये बात समझ आ रही है? पर देखो अभी भी मुझे एडवर्स ओपिनियन में पता है कि मसला क्या है। एडवर्स ओपिनियन देते वक्त क्या ये बात यकीन है तुम्हें भाई पपलू, जल्दी बता दो कि मुझे मसला पता है क्या है। चलें जी, अब इसके बाद मैं आ गया डिस्क्लेमर में। डिस्क्लेमर के अंदर मैं ऊपर वाली लाइन लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट। देखो मैंने इसमें और पहले वाले में फर्क बताओ। नहीं, सुनना सुनना, पहली लाइन में देख रहे हो इन आवर ओपिनियन, इसमें कह रहा हूं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। ऊपर देखो इन आवर ओपिनियन, मैं ओपिनियन दे रहा हूं, इसमें ओपिनियन नहीं दे रहा। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर कह रहा हूं इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द मैटर, जो मुझे मसला पता है जो कि सिग्निफिकेंट नेचर का है, इसकी वजह से मैं आपको ये हल्फिया कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। नीचे क्या कह रहा हूं, because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer of opinion section, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide basis for an audit opinion on these financial statements. Consequently, we do not express an opinion on the accompanying financial statements of the company। यानी सर इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, सुनना मेरी बात, इसमें मैं कर ये रहा हूँ, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई मैं जो मसला नीचे बता रहा हूँ उसकी वजह से मैं ऑडिट ही नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस फाइनेंशियल्स के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा। सबसे खतरनाक कौन सा है, डिस्क्लेमर ऐसा ही है जिसमें ओपिनियन नहीं दे रहा। इससे कम खतरनाक कौन सा है, इससे कम खतरनाक क्वालिफाइड, नहीं क्वालिफाइड क्वालिफाइड दोनों मटेरियल है ना, ऐसा ही है भाई। तो सर अब मैं ये कह सकता हूँ, प्लीज सुनना, अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्वालिफाइड ओपिनियन तब दूंगा जब मसला मटेरियल होगा, सीधे सीधे अल्फाज, जब मसला मटेरियल होगा। चलो एक और चीज मुझे बताओ, फिर मैं अगर मसला परवेजिव होगा तो मैं सोचूंगा क्या मिस स्टेटमेंट की वजह से, अगर मिस स्टेटमेंट की वजह से, वेरी गुड। और चलें जी, वेरी गुड, ये बात समझ आती है। चलें जी सर, एक मिनट, हाँ भाई एक एक करके सवाल जी यार पूछो। ऊपर क्या लिखा है पूरा पढ़ो ना, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ना बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ना पीएनएल, ना कैश फ्लो। समझ आ रही है? तुमने आखिरी की चोरेंगी पढ़ी ना, शुरू से पढ़ते हुए आना इसको, सही है? ये तुमने कॉपी नहीं किया हुआ क्या? भेजा था भाई, ये नहीं भेजा था तुम लोगों को मैंने? सही बताओ यार। अच्छा तो वो डब्बा भेजा था मैंने, डब्बा कॉपी करने के लिए भेजा था यार, दूसरी बार भेजा था, दूसरी बार ही में। अच्छा जी ऐसा है,
चलो ये तो मैं भेज दूंगा ना, इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है 2 पेज खाली रखो, 2 पेज प्लीज। अबे तुमने ये भी नहीं कॉपी किया हुआ, ये वाला, 1 मिनट रुको, ये वाला, ये भी नहीं है। अभी टाइम जाया होगा ना जानी, अभी टाइम जाया होगा। सुनो मेरी बात, ओ भाई खुदा की कसम है तुम्हें, प्लीज सुनना, 2 पेज खाली रखना है, कसम है तुम्हें, तुम्हारी माँ की 2 पेज खाली रखना है, ये कॉपी करना है। रीजन बीइंग तुम्हें ये रिवाइज यहीं से करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बार बार, कोई वजह है इसकी। सही है जी, 2 पेज खाली रखना है, तुम्हें यहीं से कॉपी करना है, फिर सही है, फिर उसको वहां पे लिखना है इसके ऊपर चीजें जो ये हैं। चलिए जी आगे। चलिए जी सर, 3 पेज नहीं 2 पेज में आ जाएगा। अच्छा 3 पेज भाई, 3 पेज कर लो भाई, ये कह रहा है 3 पेज कर लो भाई प्लीज, 3 पेज सही है भाई। अच्छा जी सर, ये कैफ 9 का है। ऑन विच मैटर्स, सुनना पहले और फिर लिखना। ऑन विच मैटर्स डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट वुड, इफ मटीरियल or pervasive, cause the auditor to express a qualified or adverse opinion। अंग्रेजी समझें, लिखें और फिर मुझे बताएं। अंग्रेजी समझें, लिखें, फिर मुझे बताएं जल्दी से। यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करेगा, आप लोग भी ऑनलाइन वालों, जितना मैंने, अगर किसी ने याद भी नहीं किया ना तो पहले लाना था उसकी शक्ल पे, और अगर याद किया हुआ है तो उसको तो और अच्छा होगा, और जिसने याद नहीं भी किया हुआ फिर भी वो सॉल्व कर सकता ही है, बेस्ड ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कौन से मसले हो सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट के साथ मेरे हो जाएं और वो मटीरियल हो या परवेसिव हो, जो ऑडिटर को मजबूर करेंगे कि, सोचें आप, सोचें सोचें, वाकई अपने हिसाब से करना है। लिखें लिखें करिश्मा, पूरा लिखें, पूरा लिखें, इसको सॉल्व करें। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। हाँ वो होगा दिमाग सुन। क्या पे कॉपी नहीं की तुमने लास्ट क्लास का? काहे? क्यों गलत कर रहा है ना भाई तू? वेरी गुड मुस्तफा। पर देखो एक एक वर्ड लिखना ही तो फेलियर का रीजन है। मैं कह रहा हूँ पूरा सेंटेंस बना के दो ना उसको। अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करूं? हाँ, नो पक्की बात है, चलें जी, और टाइम लें। ड्राफ्टिंग एक गेम है भाई, तुम्हें सोचो कि यार तुम ऐसे लिखो ना कि एग्जामिनर को कैसे समझ आएगा। तू तो याद करके आया कभी तू, जो बात है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जरा जल्दी देखो, तुम लिखोगे पास होगे, मैं फिर कह रहा हूँ, गलत नहीं लिखो, लिख के तो दिखाओ। 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा हालांकि ये है थोड़ा सा टिपिकल रट्टे वाला सवाल, पर लोगों को ये भी प्रैक्टिकल लगता है। प्रैक्टिकल में तो बाबू भी आऊंगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस।
क्या हुआ? चले जी, वैसे ही अब सुन ले इधर आगे लिखा तुमने अमर? हाँ हाँ या नहीं, ये जवाब दे बस। क्यों, वाई? तो ये देखो, यही गलती है ना, तुमने सवाल को बहुत एफर्ट ही नहीं की। हाँ भाई सकलैन, क्या लिखा अब तक? हाँ, एक में ये पहले बता। सर अगर सिर्फ मिस स्टेटमेंट होगी ना, सिर्फ तब ये काम करता है जो पर्टिकुलर होगी, तो वो क्वालिफाई करेगा, और फिर वो परवेजी होगी वो एडवांस लेगा। इसमें प्रोबेबिलिटीज में काम देखिए उसने आपको बोला क्या कि आप बताएं भाई कि मैं क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन कब दूंगा? पहले तो मैं ये लिखूंगा इफ, अब एक में देख लेते हैं। मुस्तफा अहमद ने लिखा है प्रॉपर ड्राफ्ट करके, द मैटर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट वुड अराइज व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। ये होती है ड्राफ्टिंग, ये होती है ड्राफ्टिंग। कि उसने बोला क्या, वहीं से एक सवाल में से पैरा उठाया, उसको लिंक किया है। उसने बोला कि डिसएग्रीमेंट, वेरी गुड मुस्तफा, डिसएग्रीमेंट अराइज हो सकता है व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, एंड फिर इसके आगे लिखोगे मिस स्टेटमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अप्रोप्रिएट, दूसरा डिस्क्लोजर्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, तीसरा देयर इज इशू ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा ही है भाई? पक्की बात है, जल्दी बताओ कितने लोगों ने ये लिखा? मुस्तफा वेरी गुड यार। और अगर ये और ज्यादा मार्क्स का सवाल आया ना, तो उसके अंदर 3-3 एग्जांपल्स भी हैं। ऐसा ही है? चलिए जी सर, देखते हैं। मैटर्स ऑन विच disagreement with the management would cause the auditor to express qualified or adverse opinion are: the selected accounting policies are not consistent with applicable financial reporting framework, the financial statements do not correctly describe an accounting policy, यानी बताया नहीं उसने। इसके बाद financial statement do not present or disclose the transaction and events in a manner that achieve fair presentation। अब देखो इसने, ये तो suggested solution है, सुनना मेरी बात, ये तो suggested solution है। इसने तो भंगी ने वो सीक्वेंस भी नहीं ऑप्ट की जो तुम्हें करनी चाहिए। तुम तीनों में बताना ना, पहले अकाउंटिंग पॉलिसी के मसले, फिर डिस्क्लोजर के मसले, और फिर क्लासिफिकेशन के मसले। भाई ये बात समझ आती है? ये पूरा आंसर तुम वहीं से लिख सकते थे जो मैंने समरी बनवाई है। सही है, तभी मैं कह रहा था एक वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें वो कॉपी करवाई है। और मैं तुम्हें ये भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे ही पास हुए हैं, सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की थी और वो समरीज पे गिरफ्त की थी। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, समरी अच्छी है, याद हुआ, पास हो। सब्जेक्ट भी लिखना भी है। सही है जी, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता ऑडिट, क्योंकि एक ही पेज पे भी तो करके दे रहा हूँ। मैं आता, मैं बातें करता, मैं बोलते चल भाई यही होता, तुम बोलते पता नहीं क्या बोल के चला गया। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक पेज के ऊपर है। सही है जी। अगले सवाल पे आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, बेफिक्र, पूरे क्वेश्चन और सोल्यूशन साथ भेजूंगा। इसमें और भी सवाल होंगे, वो आपने प्रैक्टिस करना है। हाँ जी, चुपचाप ना अपने हिसाब से लिखना, कहाँ हिट किया है इसने। सही है जी, चुपचाप प्लीज। और आप सबने लिखना है। वेरी गुड करिश्मा। वेरी गुड फहद। लिखो ना अपने हिसाब से, सही तो बोल सही रहे हो तो उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो भाई। अबे 3 चीजें तो है, उसमें क्या याद करना है? और बेटा देखो वो क्या क्या रहा है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन जिसके अंदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाता। तो ऑनलाइन वालों ये बता दो कि सब ये बात पे मुत्तफिक हो कि ये स्कोप लिमिटेशन की बात कर रहा है। आपका दिमाग फौरन वहां पहुंच गया, आपके दिमाग में वो इससे कट गई, ये वाला साइड आ गया।
सवाल मैंने सीक्वेंस में डाले हुए ना, पहले वो फिर ये चौरंगी। अच्छा, फिर वो बोल रहा है स्कोप लिमिटेशन कितने टाइप की होती हैं? 3। तो आप ये बोलेंगे फॉलोइंग आर द सिचुएशंस व्हिच रिस्ट्रिक्ट द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, या ड्राफ्टिंग की तमीज है बस ये। तुम्हें चीजें आती हैं उसको लिंक करना ना सवाल से। वो सिचुएशन पूछो, सिचुएशन दो, फिर वो बोल रहा है भंगियों ये 3 सिचुएशन नहीं, उसकी एग्जांपल्स भी दो, और कसम खाता हूं एग्जांपल भी दिए। सही है ना? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, क्या वो ये था कि स्कोप लिमिटेशन सबसे पहले किसकी वजह से आती है? बियॉन्ड एंटिटीज कंट्रोल। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बियॉन्ड मैनेजमेंट कंट्रोल में एग्जांपल्स भी दी थी, रिकॉर्ड सीज बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, दूसरा डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो 2 एग्जांपल हो गई ना, और क्या चाहिए भाई? दूसरी चौरंगी पे आओ, नेचर एंड टाइमिंग। ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर द ईयर एंड एंड अनएबल टू काउंट इन्वेंटरी, पहली एग्जांपल हो गई। दूसरी तुम बोलोगे कि ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हो गई 2 एग्जांपल। चलिए तीसरी चौरंगी पे आ जाओ, इसमें तो तुम अनगिनत लिख सकते हो। मैनेजमेंट रिफ्यूजिंग टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऐसा ये दूसरी क्या लिख सकते हो? इन्वेंटरी काउंट नहीं करने दे रही। वेरी गुड। बस ये सीधी सीधी चीजें, क्या मुश्किल है इसमें यार? बिला वजह तुम्हारी क्यों? हाँ, अभी बोल रहा था मेरे को इंग्लिश आ रही है, लिखनी जा रही मुझसे। अच्छा भाई, मुस्तफा ने क्या जवाब दिया है? द सिचुएशन वेयर द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आर, नंबर 1 लिखा, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जांपल दी इसने, अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड। तो दूसरा बोल रहा है कि भाई नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट, फॉर एग्जांपल सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड, ये होती है ड्राफ्टिंग। एग्जांपल दे देंगे, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, बाद में टाइम नहीं है तुम्हारे पास। नहीं नहीं नहीं, हैं बच्चे बैठे हैं, लिखते हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो अभी हाथ के हाथ कैसे? तो ऑप्शन तो तुम्हारे पास भी, घूमता पीछे देख लेता। तो ये तो बताना ना बताना भी तो गलत है। सही है जी सर। सर देख लें, ये रहा सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड, ये सारी चीजें। मेरे ख्याल से इस पे टाइम जाया करने की नीड नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने। सही है भाई, चलें जी। अबे किसी बच्चे को बोल रहे हैं, बोल रहे थे फिजिकल आ जाओ, सर ने बोला आ जाओ। हाँ जी, वो बोल रहा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जब आपको ऑडिटर्स ओपिनियन में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी? बस ये तो लिखना, लिखो ना। देखो यही मसला है, देखो अगर मैं सवाल नहीं कर रहा हूं तो मैं रीड करने की तमीज ही नहीं है, वो पूछ तो सीधा सीधा रहा है। और तुम हसीब से पूछना कितनी सारी चीजों की प्रैक्टिस की है उसने, लिख लिख के पागल हो गया था वो। तुम्हें भी यही करना है पास होने के लिए। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी की अच्छी खासी एप्लीकेशन है, तुम देखो कैसे अप्लाई करवाता है। Math, very good. In cases where misstatement or scope limitation is material, so auditor may require to give his modified opinion. पर तुमने सिर्फ मटेरियल लिखा है, परवेजिव भी है, पर इसमें सिर्फ ये लिखना था हमें कि मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर ओपिनियन रिक्वायर्ड whenever there is a misstatement or scope limitation and it is of material or pervasive nature. सही है भाई, ये होगा कंप्लीट आंसर। वो बोल रहा है वो सिचुएशंस बता दो जिसमें ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर। तो उसमें तुम बताओगे कि भाई ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन तब देगा जब मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, बट वो मटेरियल नेचर की हो। वेरी गुड। दूसरा, मिस स्टेटमेंट हो या तो परवेजिव नेचर की हो तो एडवर्स देगा। तीसरा, बस अंग्रेजी को जोड़ तोड़ के लिखना ही है, समझ आ रही है? पर वो चार्ट ही पूरा काम आएगा। सही है जी। तो ऐसे सवाल तो आपसे यूं हैंडल हो जाएंगे। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, यहाँ तक कोई इशू, यानी अब समझ आ रहा है कि जो चीज समझ में पड़ी है वो काम आ रही है। सही है जी। चलें जी, बेहतरीन हो गया। अब आगे जाने से पहले
सिनेरियो पे जाने से पहले एक काम कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। नमाज का मैं देता हूँ ब्रेक, रुक जाओ, अभी तो बहुत टाइम है, अजान है ना अभी। तू मौलवी के पीछे कौन सा बम नहीं तेरे को, रुक जाओ 1 मिनट बस प्लीज यार। मैंने किया ये है कि भाई जितने भी पास पेपर्स हैं, जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज के, पहले रीड किए, उनको समझा, अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को जोड़ा, और फिर एक चीज समझ आई, सर बिल्कुल सही लिखा है, अभी मैं देता हूँ ना सोल्यूशन भी, प्लीज आए 1 मिनट रुकना। तो एक चीज समझ आई कि वो सवाल किस तरीके से पूछता है। सुनना मेरी बात, मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर वाइल ऑडिटिंग द कंपनी, वो हर चीज पे फोकस नहीं करेगा, मटेरियल चीजों पे, और वो मिस स्टेटमेंट भी तब कंसिडर करेगा जब वो मटेरियल हो। ऐसा ही है भाई। पहला केस, या तो वो आपको मटीरियलिटी दे देगा, ऐसा ही है, यानी मटेरियलिटी की फिगर दे देगा 50,000, और आपको सवाल में कहेगा इतने की मिस स्टेटमेंट है, आप पकड़ लोगे वो अमाउंट मटेरियल है, हाँ या नहीं? चलिए जी, मटेरियलिटी दे देगा, प्लीज यार इसमें पार्टिसिपेट करना भाई, ये सिनेरियो बेस के लिए है, सही है जी। भाई वो मटेरियलिटी आपको दे देगा, आपको फिर मिस स्टेटमेंट को चेक करना है, चाहे वो इंडिविजुअली हो कलेक्टिव हो, सही है ना भाई? अगर आपको सवाल ड्राफ्ट करना है वो तो सिखाऊंगा कैसे करना है, सही है जी। पहली चीज, या तो वो मटेरियलिटी दे देगा, या तो एप्रोप्रिएट बेंचमार्क देगा। एप्रोप्रिएट बेंचमार्क का मतलब ये है कि वो दे देगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आप फिर बोलोगे जनरली मटेरियलिटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% होती है, और ये मिस स्टेटमेंट इतनी है, देयरफॉर वी कंसीडर दिस टू बी अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। सही है भाई? तो सर ये बात समझ आ रही है कि देखें सर, ये जो घुमाएगा ना वो ऐसे प्रैक्टिकल सिनेरियोज ऐसे आते हैं, या तो मटेरियलिटी देगा, सवाल में पिक करना, जज करना है आपको। चलिए जी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, बताएगा कि उसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पे है, परवेज। अब क्या है, अब तो इफ एंड बट है ही नहीं ना, अब उसमें आप जो ड्राफ्टिंग करेंगे उसके लिए कुछ लफाजी ये होगी, वी कंसिडर दीज मैटर्स टू बी परवेसिव बिकॉज दीज आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। वो मसले बताएगा, इन्वेंट्री में मसला है, यहाँ मसला है, यहाँ मसला है, तो ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है? परवेसिव इफेक्ट्स पे। ऐसा ही है भाई, तो फिर कौन सा ओपिनियन दोगे? तो सवाल में बताएगा ना, सिचुएशन देख के पता लगेगी, एग्जाम्पल दिए ना उसके, भी देखो आगे आएंगी। चलिए जी सर, इसके बाद तीसरा, साइलेंट है सवाल, सवाल साइलेंट है, प्लीज सुनना भाई, सवाल साइलेंट है, तो फिर आप हर एक एक्सपेक्ट को कवर करोगे। सुनना मेरी बात, सवाल अगर साइलेंट है तो आप पता है क्या करेंगे? पहली चीज आप सबसे पहले करेंगे ये कि आप उसमें ये लिखेंगे कि अगर मटेरियल होगा तो ये होगा, अगर इमटेरियल होगा तो ये होगा। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात है, हम इफ करके बात करेंगे, और मेक श्योर कि आप इफ यूज करें। इफ दिस मिसस्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल, देन ऑडिटर विल गिव qualified opinion. If misstatement is considered to be pervasive, not material, नहीं immaterial की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, सही है, दोनों की बात करनी है जो मसले हैं, सही है जी। अच्छा जी, अब सुनना मेरी बात, क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि वैसे तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही जाएगा, मैं किस पे बोलूंगा? मॉडिफिकेशन में। सुनना मेरी बात, अगर मैं कहूं कि वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं बल्कि परवेसिव है, तो एडवर्स, यानी मैंने दोनों सिचुएशन को बयान करना है। ये होते हैं मार्क्स गेनिंग सवाल, सब्जेक्ट तो तुम्हें तमीज हो पहचानने की, इसलिए मैं कर ले रहा हूं कि सारे सिचुएशन लिखवा रहा हूं, ये हो तो ये लिखना, ये हो तो ये लिखना। चौथी चीज, वो बोलेगा कि भाई वो अमाउंट मटेरियल तब समझी जाएगी जब 5% से एक्सीड कर जाए। यार ये नहीं समझ आता, उसने 5% दे दी है, मटेरियलिटी की परसेंटेज दे दी है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, करना क्या, सुनना मेरी बात, आप अपनी जो भी मिस स्टेटमेंट है ना उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डिवाइड करा देना। आपकी जो भी मिस स्टेटमेंट है
उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डिवाइड करा देना, आपको पता लग जाएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना परसेंट है। अगर ये अमाउंट 5% से ज्यादा जाती है तो वो आपकी मटीरियलिटी को एक्सीड कर गई है, तो वो क्या मटीरियल मानोगे उसको। चलें जी, अब लिखने वाली चीज, सर ये बेसिक चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। बेंचमार्क पीवीटी हमेशा जरूरी तो नहीं है, वो आपको बताएगा, सवाल में हिंट देगा कि ये यूज करना है, पर 99.99% केसेस में क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा जी, अगर एनजीओ होगा तो एक्सपेंसेस, ऐसा ही है भाई। तो डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड साइज ऑफ द नेचर, ऐसा ही साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी, ऐसा ही है भाई। आगे आ जाए, ड्राफ्टिंग की टेक्निक लिख लेना हल्की सी, ये काम आएगी। कोई मुझे रिस्क की बताएगा, मैंने रिस्क में तुम्हें ड्राफ्टिंग टेक्निक बताई थी, मैंने कहा था पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन, लिंक विद द लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बता दो ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट है, यही लिखवाया था ना मैंने भाई। ये मतलब ड्राफ्टिंग की टेक्निक थी जो एक्यूरेटली वहां पहुंच रही थी, इसमें भी ड्राफ्टिंग टेक्निक है। सुनना, मैं यहां पे लिखूंगा भाई पिक सिचुएशन फ्रॉम क्वेश्चन। अच्छा, अगर उसने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट किया हुआ तो क्या मैं ये लिखूंगा कंपनी हैज कैलकुलेटेड रॉन्ग डेप्रिसिएशन, हाँ या नहीं, है या नहीं। अच्छा, एक चीज कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज कर दी, कंपनी हैज रॉन्गली कैपिटलाइज, ऐसा ही है भाई। एक्स वाई जो भी सिचुएशन हो, क्या ये मैंने अपने दिमाग से लिखा सवाल में, सिचुएशन तो सवाल से पिक करूंगा ना भाई, सिचुएशन तो सवाल से पिक करूंगा, चाहे वो अकाउंटिंग पॉलिसी का फॉलो ना करना हो या अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगाना, पिक वहां से करना है। अच्छा जी, पिक की मैंने सिचुएशन, फिर डिसाइड करूंगा, वेदर डिसाइड करना है मैं। अच्छा, ये वहां ये नहीं लिखना वेदर, ये नहीं लिखना वेदर, वहां पे आप सिचुएशन को लिंक करना, दिस कंस्टिट्यूट्स टू बी अ स्कोप लिमिटेशन, दिस कंस्टिट्यूट्स टू बी अ मिस स्टेटमेंट, ऐसा ही है भाई। तो आपको यहाँ पे लिखना है या तो वो क्या होगी, मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन। ये मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक बता रहा हूँ, हर सवाल पे अप्लाई होगी, हर सवाल पे अप्लाई होगी और आसानी होगी। फिर तुम्हारा एक ही काम बच जाएगा, सिचुएशन को समझना। सही है जी, पहली चीज क्या, सिचुएशन को पिक किया, सिचुएशन को पिक करके डिसाइड किया कि दिस कंस्टिट्यूट्स टू बी अ मिस स्टेटमेंट एज, अगर मैं एग्जांपल दूं, कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद द आईएफआरएस, तो अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, कंपनी हैव नॉट डिस्क्लोज, रॉन्गली डिस्क्लोज, ये सारी चीजें लिखी। सही है जी। अच्छा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, डायरेक्टली कंक्लूड करूं, नहीं, आप बोलोगे इमटेरियल, मटेरियल या परवेजिव। और सुनना मेरी बात, तो मैंने अभी मटेरियलिटी निकालने का तरीका बताया ऊपर, सही है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल और परवेजिव। मैं बताऊंगा ना कि मैंने उसको कंसिडर किया है मटेरियल या परवेजिव, और के साथ बता रहा हूं। अच्छा, और के साथ आप नहीं बताओगे, और के साथ आप तब बताओगे जब वो साइलेंट हो, साइलेंट हो, या तो मटेरियल होगा या तो परवेजिव होगा, फिर उसको बताओगे वो मटेरियल क्यों है या परवेजिव क्यों है, बिकॉज इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। अगर वो मटेरियल है तो बोलोगे कि दिस हैज एक्सीडेड द मटेरियलिटी अमाउंट बाय दिस। अगर 50,000 की मटेरियलिटी है और 70,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, मसला है, तो क्या तुम इसको कंसिडर करोगे मटेरियल, ऐसा है। तो क्या यही अंग्रेजी लिखोगे कि मटेरियलिटी इज जनरली 5% of profit before tax and this is 50,000 in this scenario and misstatement is 70,000, therefore we consider this to be material। यानी पूरा सिनेरियो उसको चिपका के प्लेट में दे रहे हो कि भाई ये सिचुएशन थी, मैंने ये मिस स्टेटमेंट मानी है, ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है और मटेरियल क्यों है वो भी लिख के बता रहे हो। फिर आगे जब तुमने बता दिया उसको, सारी चीजें बता दी, आगे लिखता हूं उसके, आगे लिख रहा हूं भाई, डिफाइन वाई मटेरियल और परवेजिव, सर फिर देन कंक्लूड। हाँ भाई, कितनी चीजें कंक्लूड हो सकती हैं, तो तीन, या तो क्वालिफाइड
या तो एडवर्स या तो डिस्क्लेमर। सर आप सीक्वेंस समझ रहे हैं सवाल को सॉल्व करने की। अगर मैं सीधा सीधा सवाल में पूछा बोलो भाई ऑडिट रिपोर्ट पे क्या ओपिनियन होगा, तुमने अंधों की तरह बोला डिस्क्लेमर दे दूंगा। अगर भाई क्यों दूंगा, ये फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। एग्जाम में कमेंट जाके रीड करना। बच्चे क्या करते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा। ओ भाई इसको बता दो सही क्यों। ये सारी चीज थी। अच्छा सबसे पहले साथ साथ बोलोगे, ये इससे बाहर नहीं आ सकता वो, ये मैक्सिमम चीज है। ये दुनिया की हर अकाउंटिंग बॉडी उठा के देखो, उसमें यही फॉलो होता है चीज। तो यही मैंने तुम्हें बता दिया, ज्यादा दिन तुम गधा मजदूरी करो, 10 सवाल प्रैक्टिस करो तब हाथ सेट हो। इसी में हाथ सेट होगा। सबसे पहले क्या करना है, सिचुएशन पिक करनी है, सिचुएशन को बयान करना है। सिचुएशन बयान करके देखना है या तो वो स्कोप लिमिटेशन है। वेरी गुड। अच्छा फिर तुम बोलोगे क्या वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या परवेजिव है। सही है, मटीरियल या परवेजिव। अच्छा फिर ये भी बताओगे क्यों मटीरियल है क्यों परवेजिव है। जब तुमने मटीरियल या परवेजिव डिसाइड कर लिया तो उसके बेसिस पे ओपिनियन दे सकते हो। ऑडिटर विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स या तो डिस्क्लेमर। बात औकात वो ये पूछता है कि हल्की फुल्की झलक भी दे दो कि ओपिनियन में क्या लिखेगा। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में बोलोगे एक्सेप्ट फॉर लिखेगा। इसमें लिखेगा बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। इसमें लिखेगा इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। इसमें लिखेगा बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर ऑडिटर इज नॉट एबल टू गिव ओपिनियन। ऐसा ही है भाई। सर पीबीटी इज 1 लाख एंड मिस स्टेटमेंट आर मोर देन पीबीटी। यानी ये कैसी बात कर रहा है, पीबीटी अगर 1 लाख है और 1 लाख से ज्यादा है तो परवेजिव हो गया ना। भाई एक बच्चे ने ये कहा सर पीबीटी 1 लाख का है और मेरे जानी इधर पीबीटी 1 लाख का है और मसले 1 लाख से ज्यादा के हैं, और भाई ये तो परवेजिव है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी उखाड़ के फेंक दिया उसने। तो ऐसा ही है भाई। हम तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 5% पे खेलते हैं। तुम अगर ये कह रहे हो जानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकल गया तो वो क्या है, लाजमी परवेजिव है या मटीरियल है, परवेजिव है। चलें जी, मैं बिल्कुल ऑफ दे दूंगा खुशी में अगर तुमने ये कर लिया। चलें जी। हाँ देख लेते हैं। मैं मतलब मेरी मैंने अगर अच्छा पढ़ाया तो तुम ऑब्वियसली ये सवाल पिक कर सकते हो एटलीस्ट। सही है जी, आ जाओ। आइडेंटिफाई विद, सुनो इधर, आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन हाउ द फॉलोइंग आइटम्स वुड अफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन। यानी ये तीनों सिचुएशन, ये चारों सिचुएशन अलग अलग है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये चारों सिचुएशन अलग अलग है। भाई ऑनलाइन वालों रेडी हो भाई? ओके। सबसे पहले सर, auditors have not been able to physically verify the inventory. The inventory constitutes a material portion of the current assets of the company. चलो स्कोप लिमिटेशन है, लिख के बता दो जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास। फौरन से लिखो, सब लिखेंगे। हाँ तो हम ये लिख ही नहीं रहे ना, दिस कंसिडर्ड टू बी अ स्कोप लिमिटेशन। अब इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना। लिख के दिया उसने खुद। अब लिख के दिया उसने खुद। मैं फिर कह रहा हूं उसने मटेरियल लिख के दिया तो होशियारी नहीं करनी। सही है, अभी बताया पीछे। मटेरियल लिख के देगा, स्टिक ऑन इट। कुछ नहीं लिख के देगा, फिर गोलियां चलानी है। क्योंकि ये वो ऐसे सोचने में मजबूर करता है जैसे फर्म का पार्टनर सोचता है ना, यार अगर मटेरियल हुआ तो ये ओपिनियन देते हैं, देख लो परवेजिव तो नहीं है तो ये ओपिनियन देते हैं। तो वो इस सिचुएशन को डेवलप करता है। वेरी गुड यार मुस्तफा। और तुमने सिचुएशन को बयान नहीं किया, तुमने लिखा दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन। हम मैं सीधा से लिखूंगा ऑडिटर हैव नॉट बीन एबल टू फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंटरी, दिस कंस्टिट्यूट्स स्कोप लिमिटेशन। तुमने सिचुएशन को लिंक किया कहां से, स्कोप लिमिटेशन से। मैंने कहा ना कि पहले बताओ क्या है, और फिर जैसे ही तुमने ये लिखा दिस कंस्टिट्यूट्स अ स्कोप लिमिटेशन एंड दिस इज अ मटेरियल पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स, देयरफॉर द ऑडिटर शुड गिव आ कौन सा ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन।
अबे 2 लाइनें तो हैं, 2 लाइनें भाई, तेरे जनरल छोटा है, चीजें छोटी होना वो मेरे का हाथ में नहीं है। स्कोप लिमिटेशन बिकॉज ऑफ परवेजिव नेचर। जानी गलत नसर भाई, क्या हो गया जानी, मटेरियल लिख के दिया, परवेजिव क्यों कह रहा है? अबे देखे ना सही, ये बैठा हुआ कौन कौन है, बोल कुछ बंदे रहे भाई। फातिमा मुगल, फहद, इजहान, करिश्मा, कुमैल, मायदा, अबरार, रेहान अहमद, हमारे भाई रेहान, तू तो बोल, क्यों गूंगा बना हुआ है? शारिक शमीम, सुहेमा अशद, तुम लोग तो बोलोगे। कौन? अबे वो मैं ही हूँ, स्टाफ वाले ना। हाँ भाई, ये अलग से यहाँ पे एचमी मैं नहीं हूँ, ये बंदा ही है, ये बंदी है, पता नहीं। अच्छा ऐसा ना, नॉट अटेंटिव, ओए इट्स मी। और फहद, हाँ भाई अम्माद, बिल्कुल क्वालिफाइड की जगह। अच्छा नमाज क्या बराबर में मुसल्ला बिछा लिया था क्या? चलें जी, कोई मसला नहीं। चलिए जी प्लीज, आप फोकस 1 मिनट तो देख लो, मैं खाली देख रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग क्या थी इसकी। हाँ भाई, दिस इज स्कोप लिमिटेशन इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू, क्योंकि तुमने ये भी देखा होगा कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो वर्क बैक करना। सही है जी। ऑडिटर शेल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इफेक्ट इज मटेरियल। अंग्रेजी आगे पीछे हो, मतलब सेम होना चाहिए। सही है जी। इसके बाद बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर वाली बात जरूरी है। वेरी गुड रमशा, वेरी गुड मुस्तफा, बेहतरीन लिखा यार। अच्छा भाई दूसरा, प्लीज दूसरा, प्लीज यार फोकस के साथ दूसरा, पप्पू इधर जल्दी। दूसरा, द कंपनी हैज डिटरमाइंड द यूजफुल लाइफ ऑफ व्हीकल्स to be 10 years, over which they are depreciated. The auditor believe that this useful life is not justified. तो आप बताओ ना, लिखोगे क्या? साइलेंट है ना, तो बताओ क्या करोगे? लिखो, लिखना है। बिल्कुल, अब देखो मुस्तफा ने लिखा है इसका आंसर, द कंपनी हैज डिटरमाइंड द यूजफुल लाइफ व्हिच इज 10 years, which is not justified in the eyes of auditor and is a misstatement if the amount is material. The auditor will express a clean opinion, and if the amount is material, then qualified opinion. If the amount is pervasive, then the auditor shall give adverse opinion. Perfect answer, परफेक्ट आंसर। मुझे एक बात बताओ, इसने इसने स्कोप लिमिट डिस्क्लेमर क्यों नहीं कहा इसने? सर स्कोप लिमिटेशन है ही नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। समझ आ रही है बात भाई? देखें सर, as depreciation estimate is not reasonable, this is a misstatement in the financial statements। मैंने बोला ना, चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। बयान बंगी, ये कैसे लिखा तुमने? अभी तो लिखा है। इसके बाद, auditor shall express a qualified opinion in effect is material or adverse opinion if effect is pervasive on the financial statements। ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब प्लीज सुनना यार। तो ये दो तो हो गए, तीसरा वाला, 3% of total purchases are authorized by purchase officer rather than purchase manager। क्या है ये भाई?
भाई पहले बताओ मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिटेशन है? भाई मुस्तफा कह रहे हैं जब सब बताएंगे भाई, रमशा, नुसरत, रेहान सब, भाई सब, मुस्तफा, रेहान, फहाद, मिस स्टेटमेंट, जाए को क्या क्या है जल्दी बताओ। स्कोप लिमिटेशन, मिस स्टेटमेंट। अच्छा जी, यानी रमशा कह रहे हैं स्कोप लिमिटेशन, रेहान कह रहे हैं दोनों है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं ना, ये मिस स्टेटमेंट है ना ये स्कोप लिमिटेशन है। नहीं, ये कंट्रोल, ये है कंट्रोल वीकनेस। सुहेमा गलत। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, भंगिया इधर देखो, ये जानबूझ के डाला है मैंने, ये देखो गैप कितना है बीच में, जानबूझ के चोरी डाली है मैंने कंफ्यूज करने के लिए। मतलब ये तीन सही है, सी तो हमारी तरफ से, सी सही। देखो इधर देखो, भंगिया इधर देखो, भंगिया हर ढूंढने सवाल में इसकी ऐसी की तैसी को पहुंचाऊंगा मैं रिपोर्ट तक, ऐसा ही है भाई। फातिमा वेरी गुड, एक ही बच्ची ने सही जवाब दिया। सुनना मेरी बात, चलो अब इधर सुनना प्लीज यार, कोई मसला नहीं है, सुनो मेरी बात, पहले लॉजिक समझ लो इसकी कैसा घुमाया। अगर डाल दिया ना उसने एग्जाम में, लग पता जाएगा तुम्हें। सुनना मेरी बात भाई, एक वाउचर है, सुनना मेरी बात फोकस के साथ, एक बंदा नहीं था अवेलेबल, दूसरे ने अप्रूव कर दिया, सही है, तो ये कंट्रोल वीकनेस है, इसमें चोरी हो सकती है, पर इसमें ये नहीं बताया कि चोरी हुई है, सही है। तो क्या मैं कह सकता हूं, सुनना, कि कंट्रोल वीकनेस है। और याद करो, एंगेजमेंट लेटर में पढ़ाया था, ये होती है लिंकेज। एंगेजमेंट लेटर में पढ़ाया था मैंने कि मैं इंटरनल ऑडिट पे यानी इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट नहीं देता। वेरी गुड, मैं फीडबैक दे सकता हूं, मैं इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये मैं उसको बताता हूं? हाँ या नहीं? मैनेजमेंट को बताता हूं ना? हाँ या नहीं? मैनेजमेंट को बोलता हूं ना कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जिम्मेदारी किसकी थी? मैनेजमेंट की। तो देखो ये घूम गए यहाँ पे। तो मैं ये कहूंगा कि 3% ऑफ टोटल परचेजेस ऑथराइज्ड बाय परचेज ऑफिसर रेदर देन परचेज मैनेजर, दिस कंस्टिट्यूट्स कंट्रोल वीकनेस एंड नॉट विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर। क्योंकि मैं वहां पे लिखता हूं कि मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट नहीं दूंगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दूंगा उसकी, टू आइडेंटिफाई रिस्क। समझ आती है बात? तो सर देख लेते हैं कि आप लोग कैसे घूमे, इधर आ जाओ। Authorization of purchases by other than appropriate authority is a weakness is a weakness in internal control. सही है भाई, not a misstatement or scope limitation. This does not affect the auditor's report as no opinion is required in Pakistan regarding operating effectiveness of internal control. So sir, auditor shall express unmodified opinion on the financial statement. भंगियों समझ आई बात? जबरदस्ती घुसाना है कहीं ना कहीं, या तो ये इसकी ऐसी की तैसी कंपनी की, सोच के तमीज से लिखना है। हाँ तो ये जानबूझ के किया ये इधर। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, आखिरी सवाल खत्म हो जाएगा। हमने डाला पर ये हमारे आईकेएफ वाले में कभी नहीं आया। हाँ आईसीडब्ल्यू में लाजमी आया। सही है जी, इधर आ जाओ। द कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ IS2 इन्वेंट्री। ये आखिरी जवाब दे दोगे सुकून आएगा मेरे को। कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ IS2 इन्वेंट्री फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। प्लीज सुनो सुनो सुनो, अरे बाबू पूरा सुनना है। The company has misclassified capital expenditure on account of machinery as revenue expenditure. The company has not disclosed one of its long-term loans in the financial statements. अच्छा, कौन सा ओपिनियन दोगे? हाँ भाई, कौन सा ओपिनियन दोगे? मुस्तफा एडवांस देंगे। दिस इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। गलत कह रही है सुहेमा, परवेजिव है, परवेजिव है। अब सुनना मेरी बात, अब लिखने का तरीका क्या, यही सिचुएशन उठा के लिखोगे, दिस कंस्टिट्यूट्स अ मिस स्टेटमेंट। सही है, मिस स्टेटमेंट भी कैसे, अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं है, डिस्क्लोजर सही नहीं है, क्लासिफिकेशन भी गलत है, एंड दिस कंसिडर्ड टू बी अ परवेजिव बिकॉज नॉट कन्फाइंड टू अ, यार इससे ज्यादा प्लेट में रख के नहीं दे सकता मैं।
तुम्हें लिखने का तरीका सिखा दिया, समरी से एक एक चीज पिक करो, ड्राफ्ट करो, आंसर आ जाएगा, पर सब्जेक्ट टू तमीज हो पहचानने की। सही है जी भाई, अब बताओ मजा आया बाबू? चलें जी, अब मैं तुम्हें इस मजे के साथ एक हैंडआउट दे रहा हूं। अगर मैं कसम खाता हूं आज अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया हुआ मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा, चाहे वो ऑनलाइन वाले ही क्यों ना हो। सही जी, वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। आज रात जाओ प्रैक्टिस करके दो, बल्कि चलो पूरा हैंडआउट नहीं, एक सवाल देता हूं उसके बाद, एक सवाल। सही है भाई, एक सवाल दे रहा हूं, सही है भाई, बाकी हैंडआउट मैं कल दूंगा, फिर वो आपकी ऑब्लिगेशन होगी इसको 2 दिन में जमा कराने की। और एक सवाल अगर वो नहीं मिला ना बाबू तो ये फटकी घूम जाएगी, फिर मैं रट्टे सवाल पे आ जाऊंगा, बस मैं सिनेरियो बेस नहीं करवाऊंगा। तो ये इट्स अप टू यू। सही है जी भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज। हाँ ये भेज रहा हूँ अभी, ये है ना ये मेरा पपलू। चलें जी, अल्लाह हाफिज। हाँ रेहान जानी, मैसेज कर ले तू मेरे को, चल देर से बात करता हूँ मैं, रुक जा, स्लाइड्स भी कर देता हूँ मुस्तफा।